हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और कॉमनली इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो द यूनिट नेम इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, general principle of extraction of metals. The new unit is general principle of extraction of metals. तो metals को कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सभी जो metals हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अर्थ के जो 3 लेयर है उसका सबसे बाहरी लेयर जिसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सभी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल द मेटल्स आर रिकवर्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। सभी मेटल को हम कहां से निकालते हैं? अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट से मेटल्स को निकालने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या किसका कंपोजिशन है, पहले उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट से सभी मेटल्स को हम बाहर निकालते हैं और वो अपने डिफरेंट ओर्स के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के हिस्से पर। तो आगे के हिस्से पर किस एलिमेंट का क्या कंपोजिशन है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो अर्थ क्रस्ट देखिए, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोग सभी मेटल्स को बाहर निकालने वाले हैं। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलता है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि वो फ्री ऑक्सीजन नहीं है, गैसियस फॉर्म का ऑक्सीजन नहीं है। इट इज कंबाइंड विथ मेटल्स एंड अदर मिनरल्स। ये मेटल या अदर मिनरल्स के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है। लेकिन अगर अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट पूछेंगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन। कितना? अबाउट 49.5%। उसके बाद सिलिका का कंपोजिशन होगा, सिलिकॉन का कंपोजिशन होगा 25.7%, नियरली आप 25%। ध्यान रखो, सैंड के फॉर्म में सिलिका अर्थ क्रस्ट के अंदर रहेगा, लगभग 25.7%। तो एलिमेंट सबसे अबंडेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके बाद सिलिका। और अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रहता है एल्यूमिनियम, नियर अबाउट 8%। सबसे ज्यादा मेटल्स में क्या रहता है? एल्यूमिनियम। तो अगर अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा मिलने वाली मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी है? एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है अगर पूछेंगे तो आंसर इज ऑक्सीजन। दैट टाइम आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है अर्थ क्रस्ट में? एल्यूमिनियम। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद आएगा आयरन का नंबर, अबाउट 4.7%। इसके बाद आएगा कैल्शियम। कैल्शियम इज अबाउट 3.4%। 3.4% मिलता है कैल्शियम। कैल्शियम 3.4%। सोडियम 2.6%। सोडियम 2.6%। 2.6% रहता है सोडियम। पोटाशियम 2.4, पोटाशियम रहता है 2.4%। पोटाशियम कितना? 2.4%। 2.4%। मैग्नीशियम, उसके बाद मैग्नीशियम 1.9%। मैग्नीशियम कितना? 1.9%। तो देयर इज सम कंपोजिशन, सम प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो दो बातें ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है तो दैट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मिलता है तो द आंसर इज
एल्यूमिनियम, दैट टाइम आंसर इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वो मेटल है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। और अगर एटमॉस्फेयर में पूछेंगे तो एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन में लगभग 78% से थोड़ा ज़्यादा 79% भी कहते हैं हम लोग इसको, नाइट्रोजन, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। और 300 ppm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। 1% इनर्ट गैसेस भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इनर्ट गैसेस का टोटल कंपोजिशन कितना है? 1% है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट? नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये ओर्स के मिलने के दो स्टेट है। नेटिव स्टेट में कुछ ओर्स मिलते हैं और कुछ ओर्स कैसे मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो क्या मतलब है इन शब्दों का, इसके बारे में बात करेंगे। नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट? तो देखो, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, या ऐसा कह लो कि ऑलमोस्ट ऑक्सीजन के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनका जो ऑकरेंस होगा इट इज इन इट्स ओन फॉर्म, वो जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। तो इट इज नोन एज नेटिव स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? नेटिव स्टेट कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे नेटिव स्टेट। एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव, डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो क्या हो गया नेटिव स्टेट का मतलब? एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव, और do not reacts under normal condition, जो नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन विथ हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड O2, जो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं, which do not react in normal condition. Okay, it occurs in native state. native state. वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। It occurs in native state. वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से मेटल हैं जो नेटिव स्टेट में मिलते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हो गया। प्लैटिनम के साथ साथ कॉपर भी कुछ जगह पर नेटिव स्टेट में मिलता है। यूएस और कनाडा के अंदर कॉपर जो है वो नेटिव स्टेट में मिलता है। साइप्रस लेक का जो सराउंडिंग है वो पूरा कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर भी नेटिव स्टेट में मिल सकता है। ठीक है, तो द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट्स इन नॉर्मल कंडीशन, इट ऑकर्स इन नेटिव स्टेट, वो जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंबाइंड स्टेट? कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब है इसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड स्टेट? when metal reacts with oxygen, hydrogen, sulfur, water vapors, carbon dioxide, etc. It is present in form of mainly sulfide or oxide, mainly sulfide or oxides, mainly sulfide or oxide, or other form is also present, mainly sulfides or oxides, mainly sulfides or oxides.
it is combined state, it is combined state, संयुक्त अवस्था, it is combined state। तो इसको हम क्या कहेंगे, combined state कहेंगे। तो जब कोई मेटल रिएक्टिव होता है तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सभी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। जैसे कॉपर नेटिव स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है Cu2O, Cu2S, आयरन Fe2O3, Fe3O4, इसके बाद आयरन और कैसा मिल सकता है, FeCO3, आयरन और कैसा मिल सकता है, FeS के फॉर्म में भी आयरन, FeS2 के फॉर्म में भी आयरन मिलता है। तो देयर आर सो मेनी of the element are also present in combined state। तो this is the meaning of native state and combined state। ठीक है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था, जिसमें अकेला इंडिविजुअली जैसा है वैसा ही मिलेगा तो इट इज नेटिव स्टेट। अगर दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड है तो इसको हम कहेंगे कंबाइंड स्टेट। दूसरे एलिमेंट के साथ अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो दैट इज ओर। अब मेनली जो मेटल्स हैं उनको जहां से हम रिकवर करते हैं उसको हम कहते हैं ओर्स। ठीक है, मेटल्स को जिस फॉर्म में हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं, कंबाइंड फॉर्म में जब हम उसको अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं तो इट इज नोन एज ओर। तो ओर्स क्या होते हैं, ओर्स मतलब हिंदी में कहते हैं अयस्क। ओर्स आर those minerals, ores are those minerals from which, ores are those mineral from which metals can be extracted, metals can be extracted easily and economically, easily and economically। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, इजिली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो अयस्क जो है वो खनिज हैं जिनसे कम खर्च में सुगमता पूर्वक धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली। एक और पॉइंट ध्यान रखना है, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, मतलब सभी ओर्स जो होते हैं बाय नेचर वो कैसे होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो एक लाइन ये आपको ध्यान रखना है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी ओर्स जो है वो मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं है। मतलब सभी मिनरल्स ऐसे नहीं होते हैं जिसमें से आप मेटल को निकाल सको, लेकिन जो ओर है वो मिनरल है, ये बात कंफर्म है। तो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो ओर्स क्या हो गए, are those minerals from which metals can be extracted easily and economically। वे खनिज जिनसे कम खर्च में सुगमता पूर्वक धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो दिस इज अबाउट ओर, डेफिनेशन ऑफ ओर। अब ओर्स के बाद हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी, मेटलर्जी धातु कर्म कहते हैं मेटलर्जी को। तो देखो, जब अर्थ क्रस्ट से हम ओर को निकाल के लाएंगे तो अभी तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। अब उन इंप्योरिटीज को वन बाय वन हम सेपरेट करेंगे, उसमें से रिमूव करेंगे, तब जाकर के वो मेटल में कन्वर्ट होगा। तो द प्रोसेस of recovery of metal from ore, the process of recovery of metal, the process
of recovery of metal, the process of recovery of metal, the process of recovery of metal from ore, the process of recovery of metal from ore is called metallurgy, is called metallurgy. ओके, तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण की क्रिया धातु कर्म कहलाती है. द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ मेटल फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. अयस्क से धातु के निष्कर्षण की क्रिया धातु कर्म कहलाती है. तो एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई. नेटो स्टेट देखा हमने, कंबाइंड स्टेट के बारे में पढ़ा, इसके बाद ओर के बारे में बात की, अब उसके बाद बात किया हम लोगों ने मेटलर्जी के बारे में. अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स पर. गैंग या मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स. तो देखो गैंग या मैट्रिक्स, अब केमिस्ट्री की भाषा में गैंग या मैट्रिक्स का मतलब क्या है, और को जब आप डिफरेंट स्टेप पर लेके जाओगे तो वो अलग अलग इंप्योरिटीज को बाहर निकालेगा. द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है, द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज आर नोन एज गैंग और मैट्रिक्स. द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज, डिफरेंट form of impurities, different form of impurities, impurities present in metal, present in metal, different form of impurity present in metal is called matrix, gang or matrix. It's called gang और मैट्रिक्स. तो जो ओर के अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट रहती है उसको हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स. द इंप्योरिटीज, द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स. अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल शीट ऑफ मेटलर्जी पर. तो नॉर्मल शीट ऑफ मेटलर्जी का मतलब ये है कि कैसे ओर को हम मेटल में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो सबसे पहले ओर कहाँ से आया, ओर अर्थ क्रस्ट से आया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओर जब मुझे मिल जाएगा तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे पीसेंगे. दिस इज कॉल्ड ग्राइंडिंग. तो ग्राइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्रश जॉ और स्टैम्प मिल्स यूज करते हैं. स्टैम्प मिल्स, क्रश जॉ या स्टैम्प मिल्स को यूज करके हम ओर को बारीक पीस लेते हैं. फाइनली ग्राइंडेड ओर जिसको आप कहेंगे, है ना. तो द ओर इज फाइनली ग्राइंडेड विद द हेल्प ऑफ क्रश जॉस और स्टैम्प मिल्स. तो चक्की में डाल के पीस लीजिए या स्टैम्प मिल्स या क्रश जॉस, ऐसी मशीनें आती है जो उसको क्रश करेगी, दबा देगी तो वो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है कंसंट्रेशन. द नेक्स्ट प्रोसेस इज कंसंट्रेशन. मतलब जो सिंपल इंप्योरिटीज को निकालने का प्रोसेस है, इट इज नोन एज कंसंट्रेशन एंड इट इज बाय ग्रेविटी सेपरेशन. तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, कंसंट्रेशन के लिए हम ओर में प्रेजेंट इंप्योरिटी के बेस पर अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं. ओर में प्रेजेंट इंप्योरिटीज के बेस पर अलग अलग प्रोसेस हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे. ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन के बाद केमिकल सेपरेशन और लीचिंग, केमिकल
सेपरेशन, दूसरा नाम हम लिखते समय बता देंगे, इसको लीचिंग भी कहते हैं। तो देयर इज द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन किस बेस पर होगा, उसमें प्रेजेंट रहने वाली इम्प्योरिटीज पर बेस्ड होगा ये। तो 4 मेथड्स आर देयर फॉर द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इज द ग्रेविटी, मैग्नेटिक, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड केमिकल सेपरेशन। देन कंसंट्रेशन के बाद क्या काम करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसमें इन दोनों के हेल्प से जो इम्प्योरिटी हम हीट करके बाहर निकाल सकते हैं उसको निकालते हैं। उसके बाद स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के बाद फिर करते हैं प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के बाद हमें फिर मिल जाता है प्योर मेटल, प्यूरिफिकेशन के बाद हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। ये कॉमन शीट है जो आयरन के लिए बनाया है। अलग अलग जो स्पेसिफिक टाइप के मेटल्स है फिर उनमें कुछ दूसरे प्रोसेस भी स्मेल्टिंग की जगह पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कुछ अदर प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जनरल वे क्या हो गया, पहले हमारे पास आया ओर की हमने की ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रश जॉ या स्टम्प मिल्स यूज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ग्राइंडिंग में कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इज द ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड केमिकल सेपरेशन। आफ्टर देन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं जिसको हम हीट करके निकाल सकते हैं वो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से निकलेगी। उसके बाद जो ऐसी इंप्योरिटीज है जिनको हम फ्यूज कर सकते हैं, गला सकते हैं, वो स्मेल्टिंग से बाहर निकालेंगे और उसके बाद भी फिर हम उसको प्योरीफाई करेंगे। देन हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। उसके बाद तब हम प्योर मेटल पर पहुंच पाएंगे। तो देयर इज द डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशन फ्रॉम ओर टू रिकवरी ऑफ प्योर मेटल। तो ओर से प्योर मेटल को रिकवर करने के लिए ये सब चीज़ें हमें यूज करना है। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रोसेस पर। तो अगला जो प्रोसेस है, सबसे पहले जब हमारे पास ओर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे। ग्राइंडिंग के बाद हम क्या काम करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। आफ्टर ग्राइंडिंग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन के 4 मेथड्स थे, उसमें से पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। इसके नाम पर ध्यान दीजिएगा, है ना, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी मतलब कुछ अट्रैक्शन फोर्स जो नीचे की ओर लाता है, ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉश, हाइड्रोलिक वॉश भी कहते हैं हम ग्रेविटी सेपरेशन को। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉश, ठीक है। तो ग्रेविटी सेपरेशन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक वॉश। अब हाइड्रोलिक वॉश की टेक्निक देखो हम किन ओर्स के लिए करते हैं। फाइनली ग्राइंडेड ओर को पहले फाइनली ग्राइंडेड करेंगे, बारीक पीस लेंगे और ये प्रोसेस हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर ओर में जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है वो लाइटर है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी भी कह सकते हैं आप, डेंसिटी ऑफ मेटल पार्टिकल इज greater than impurities, or impurities are lighter than the metal particle, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉश किसके लिए यूज होता है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। when the difference of specific gravity, difference of specific gravity, specific gravity of metal and impurities, metal and impurities, impurities where सीधे सीधे अगर कहें where impurities are lighter, impurities are lighter, impurities are lighter than ore,
इम्प्योरिटीज आर लाइटर देन मेटल कह लूँ मैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्प्योरिटीज जो मेटल पार्टिकल है उसके कंपैरिजन में कैसा है, हल्का है। इम्प्योरिटीज आर लाइटर देन मेटल पार्टिकल, ठीक है। तो जहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस है वहां पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक वॉश करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस है वहां पर हम हाइड्रोलिक वॉश यूज करेंगे। अब करते क्या है, हाइड्रोलिक वॉश के अंदर उस टॉपिक पे बात करते हैं। फाइनली पाउडर्ड ओर लेंगे, ठीक है, पहले, एंड वॉश्ड इन रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। फाइनली ग्राइंडेड ओर, फाइनली ग्राइंडेड ore, finally grinded ore is washed in stream of water, stream of running water, finally grinded ore is washed in stream of running water। अब देखो, जैसे मैंने लोहे को, जो कि आयरन किसके फॉर्म में मिलेगा, Fe2O3 या Fe3O4 के फॉर्म में मिलेगा, उसको हमने पहले बारीक पीस लिया और नालियों में बिछा दिया और फिर पानी बहाया। तो पानी बहाया तो क्या होगा, जो हल्का होगा वो बह जाएगा और जो भारी होगा वो वहीं पर रहेगा। तो इम्प्योरिटीज कैसे हैं, लाइटर हैं। तो इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगी, फ्लो अवे एंड द ओर पार्टिकल इज रिमेनिंग एट द प्लेस। ओर पार्टिकल क्या होगा, अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, वॉश्ड अवे, ओके। तो क्या क्या चीज ध्यान रखना है, ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर, हाइड्रोलिक वॉश के अंदर, फाइनली ग्राइंडेड ओर इज वॉश्ड इन स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर। लाइटर impurities आर फ्लो अवे, और जो हल्की अशुद्धियां हैं वो दूर चली जाएंगी। लाइटर impurities आर फ्लो अवे, ओके। तो दिस इज द हाइड्रोलिक वॉश। केवल और केवल एक बात ध्यान रखना है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंस पर बेस है, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड पॉइंट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या लेंगे, दो पुलीज लेंगे, एक उसके ऊपर लेदर का बेल्ट लगा हुआ होगा। तो टू पुलीज आर कंसर्न्ड विद द लेदर बेल्ट, जिसमें एक पुली के अंदर मैग्नेट भी होगा, एक पुली के अंदर मैग्नेट लगा होगा। दो रोटर हैं और यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है। जब आप फाइनली ग्राइंडेड ओर को यहाँ से ड्रॉप करोगे, इम्प्योर ओर को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो एक पुली में क्या लगा के रखा है, मैग्नेट लगा के रखा है। तो जो ओर के पार्टिकल हैं जिसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो किधर आ जाएंगे, बिहाइंड द पुली, जस्ट बिलो द पुली। और इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाएगी, इम्प्योरिटीज दूर उड़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो दिस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं साइंटिफिक भाषा में ताकि हमारे पास ये चीज़ प्रेजेंट रहे। किन किन ओर्स के लिए करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी और एक जो दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड
यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का जो यूज है वो किसके लिए और कैसे करते हैं उस टॉपिक पर बात करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर, मैग्नेटिक सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ, magnetic separator consist of a leather belt, consist of a लेदर का एक बेल्ट होगा, कंसिस्ट ऑफ अ लेदर बेल्ट, मूविंग ओवर टू रोलर्स, मूविंग ओवर टू रोलर्स, मूविंग ओवर टू रोलर्स, मूविंग ओवर टू रोलर्स, और वो दो रोलर के ऊपर मूव कर रहा होगा, मूविंग ओवर टू रोलर्स। वन ऑफ द रोलर इज मैग्नेटिक, वन ऑफ द रोलर इज, वन ऑफ द रोलर इज मैग्नेटिक, जिसमें से एक रोलर कैसा है, मैग्नेटिक है। वन ऑफ द रोलर इज मैग्नेटिक, वन ऑफ द roller is magnetic, which attract or containing magnetic property, containing magnetic property, वो उस ओर को अपने पास खींचेगा जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अट्रैक्ट द ओर कंटेनिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इट फॉल्स नियर द रोलर, और वो जो ओर होगा उसमें जो जिसके अंदर मेटल के अंदर जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कहाँ होगी, नियर द रोलर, वो रोलर के नीचे की तरफ इकट्ठा होती जाएगी एंड इम्प्योरिटीज आर फ्लो अवे। तो दिस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सबसे पहला इसका जो एग्जांपल है FeWO4, जिसको हम कहते हैं वॉल्फ्रेमाइट, 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 ऐसा कह दीजिए, separation of wolframite and stannite, वॉल्फ्रेमाइट और स्टेनाइट SnO2 को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यूज होता है ये मेथड, है ना। इसके अलावा FeOCr2O3, FeOCr2O3 जब ओर के फॉर्म में होगा तो यहाँ से भी क्रोमियम को अलग हटाने के लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। तो FeWO4 और FeWO4 स्टेनाइट मतलब वॉल्फ्रेमाइट और स्टेनाइट को अलग अलग करने के लिए। इसके बाद FeOCr2O3 की मेटलर्जी में भी हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। तो ये एग्जांपल हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिकली क्योंकि नॉर्मल आयरन होगा, अगर उसमें कोई टिपिकल मेटल नहीं मिला है जिसका हमें ज़्यादा काम नहीं है तो हम क्या कर देंगे, तब हम उसको हाइड्रोलिक वॉश कर लेंगे। लेकिन अगर कोई टिपिकल मेटल है जिसका हमें बहुत काम भी है तो फिर हम हाइड्रोलिक वॉश करके उसको बहा नहीं सकते हैं, तब हमें मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद हम बात करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन के बारे में। फ्रॉथ फ्लोटेशन सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रॉथ फ्लोटेशन फॉर concentration of सल्फाइड ओर्स, एक लाइन एक शब्द याद करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन में काम में आता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। इसका प्रिंसिपल
इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन किस प्रिंसिपल पर बेस है? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, एडजॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। अभी अपने आप समझ में आएगा प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर बेस है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन? तो देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ओर इज टेकन इन अ टैंक, ओर को हम एक टैंक के अंदर लेने वाले हैं, ठीक है। फाइनली ग्राइंडेड ओर इज टेकन इन अ आयरन टैंक, बिग आयरन टैंक के अंदर ले लिया हमने, कंटेनिंग वाटर। केमिकल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। वाटर प्लस पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, सोडियम साइनाइड, बहुत सारे केमिकल मिलाते हैं। सोडियम साइनाइड, इथाइल जैंथेट, इथाइल जैंथेट, क्रिसॉल, सबके बारे में हम बात करेंगे कि किसका क्या काम है। अभी तो केवल ये ध्यान रख लो, क्रिसॉल और एनिलीन भी मिलाते हैं इसके इसको कंसंट्रेट करने में, तो ढेर सारे केमिकल्स डाल देते हैं। अभी हमें केमिकल्स का काम नहीं है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप उस पर बात करेंगे केमिकल्स पर, ठीक है। तो काम क्या किया हमने, पहले ओर को फाइनली ग्राइंडेड किया। फाइनली ग्राइंडेड ओर इज टेकन इन अ बिग आयरन टैंक कंटेनिंग वाटर एंड सम पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। अभी तो आप इतना ही समझो, ठीक है। और देखो, अब ओर पार्टिकल सल्फाइड्स जो होते हैं वो हल्के ओर होते हैं, लाइटर ओर होता है सल्फाइड का, ठीक है। तो ओर पार्टिकल के अंदर जो क्वालिटी है, इट इज गेट एडजॉर्ब्ड और बेटेड बाय वाटर नहीं, पाइन ऑयल। इट एडजॉर्ब्स द पाइन ऑयल। ये क्या करता है, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल को एडजॉर्ब करता है। ओर के अंदर की क्वालिटी इट इज वेटेड बाय पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। और जो धूल मिट्टी और इंप्योरिटीज होगी, इट इज एडजॉर्ब वाटर। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, जहां पर और क्या करेगा, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल को एडजॉर्ब करेगा, जबकि इंप्योरिटीज क्या करेगी, इंप्योरिटीज क्या करने वाली है, वाटर को एडजॉर्ब करने वाली है। जब इंप्योरिटीज वाटर को एडजॉर्ब करेगी तो इंप्योरिटीज और भारी हो जाएगी, इंप्योरिटीज गेट हैवियर, और हैवी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे की ओर सेटल होगी। और भी हमने बहुत सारे केमिकल डाल के रखे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे ना, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो आपका और था उसने क्या किया, वो इट इज वेटेड बाय ऑयल, और ऑयल से वेट हुआ तो वो थोड़ा और हल्का हो जाएगा। और बाहर का जो सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से जब हम एयर फ्लो करेंगे तो दैट एयर फ्लो कॉजेज द बबल्स, यहाँ पे फ्रोथ बनेगी, झाग बनेगी, एंड द लाइटर ओर इज कम्स विथ फ्रोथ। और जो हल्का ओर है वो फ्रोथ के साथ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। लाइटर ओर इज कम विथ फ्रोथ, तो फ्रोथ के साथ और ऊपर। और ऑल द इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन, इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन, तो ये तो हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। अब क्लियर? तो क्या किया हमने, फाइनली ग्राइंडेड ओर इज टेकन इन अ बिग आयरन टैंक एंड देन it is treated with water, pine or eucalyptus oil, sodium xanthate, ethyl sodium or potassium xanthate और ethyl xanthate, क्रिसॉल, aniline like chemicals थोड़े थोड़े से उसमें हमने मिला दिए। सबके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर हमने फाइनली क्या किया, बाहर से एयर फ्लो किया। बाहर से जब हमने एयर फ्लो किया, देन व्हाट हैपन्स,
देन द लाइटर ओर कम्स विद फ्रोथ, लाइटर ओर फ्रोथ के साथ ऊपर आ गया और जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे बैठ गई. दिस इज द froth flotation and it is used for the concentration of sulfide. It is based on preferential adsorption और ये चयनित अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है. preferential adsorption is called चयनित अधिशोषण, चयनित अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है. अब वन बाय वन हम लोग बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर. बाकी चीजें आपको सब समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, किसने किसने क्या काम किया, उसके बारे में बात करेंगे. तो और वेटेड बाय पाइन और यूकलिप्टस ऑयल. मेनली ये क्या काम करते हैं, फ्रोथ के फॉर्मेशन का काम करते हैं. पाइन या यूकेलिप्टस ऑयल कैसा काम करता है, फ्रोथ फॉर्मेशन का काम करता है. पाइन और यूकेलिप्टस ऑयल यूज फॉर फ्रोदिंग, यूज फॉर फ्रोदिंग. पाइन या यूकेलिप्टस ऑयल का काम क्लियर. इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाय वाटर. इम्प्योरिटीज किससे एडजॉर्ब होगी, पानी से एडजॉर्ब होगी, तो वहां पे कुछ खास हमें करने की जरूरत नहीं है. इम्प्योरिटीज को हम आराम से ध्यान रख लेंगे कि इम्प्योरिटीज जो होती है वो वाटर को एडजॉर्ब करती है. सोडियम साइनाइड क्यों यूज किया हमने, या पोटाशियम साइनाइड हम क्यों यूज करते हैं, तो इम्प्योरिटीज को नीचे ले जाने का, सेटल करने का काम करता है. तो सोडियम साइनाइड यूज्ड एज डिप्रेसेंट. एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सोडियम साइनाइड कैसा काम करता है, एज अ डिप्रेसेंट काम करता है. इथाइल ज़ैंथेट, इथाइल ज़ैंथेट, इथाइल ज़ैंथेट और सोडियम ज़ैंथेट भी यहां पे कह सकते हैं. इथाइल ज़ैंथेट आर यूज्ड एज कलेक्टर, यूज्ड एज कलेक्टर के जैसा यूज करते हैं, मतलब बाइंड अप करने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं कलेक्टर. कलेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, मतलब फ्रोथ से जो इम्प्योरिटीज हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसको रिपेल करके बाहर हटाता है. ये काम है इथाइल ज़ैंथेट का. सोडियम साइनाइड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सोडियम साइनाइड क्या काम करता है, एज अ डिप्रेसेंट काम करता है. ठीक है, और क्रिसोल और एनिलीन भी कलेक्टर के जैसा काम करते हैं. क्रिसोल एंड एनिलीन, क्रिसोल एंड एनिलीन इज आल्सो एक्ट एज कलेक्टर. तो इन सभी केमिकल्स के काम को भी ध्यान में रखना है. ठीक है, तो इथाइल ज़ैंथेट, क्रिसोल, एनिलीन, ये सभी केमिकल्स एज अ कलेक्टर काम करते हैं. इसमें क्रिसोल और एनिलीन के बारे में एक लाइन और लिख लो. क्रिसोल एंड एनिलीन फ्रोथ स्टेबलाइजर का भी काम करते हैं. फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर मतलब फ्रोथ को स्टेबलाइज करने का, पास पास लाने का काम भी करते हैं. फ्रोथ स्टेबलाइजर जैसा काम करते हैं. ठीक है, तो फ्रोथ स्टेबलाइजर मतलब झाग को स्थायित्व प्रदान करने का भी काम करते हैं क्रिसोल और एनिलीन. इथाइल ज़ैंथेट
कलेक्टर के जैसा काम करेगा। क्रिस्टॉल और एनिलीन फ्रोथ, इसको यहाँ रख लो, क्रिस्टॉल और एनिलीन जो है वो स्टेबलाइजर के जैसा, फ्रोथ स्टेबलाइजर के जैसा काम करता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ओर एडजॉर्ब करता है किसको, ओर इज एडजॉर्ब बाय ऑयल, और ऑयल क्या काम करेगी, ऑयल जो है वो फ्रोदिंग का काम करेगा। सोडियम साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेसेंट का काम करेगा। इथाइल जेंथेट कलेक्टर का काम करेगा, और क्रिस्टॉल और एनिलीन फ्रोथ स्टेबलाइजर के जैसा काम करते हैं। क्रिस्टॉल और एनिलीन फ्रोथ स्टेबलाइजर के जैसा काम करते हैं। अब बात करते हैं अगले हिस्से पर। तो अगला जो कंसंट्रेशन का आखिरी मेथड था वो है लीचिंग, लीचिंग और केमिकल सेपरेशन, लीचिंग और केमिकल सेपरेशन, लीचिंग और केमिकल separation for those ores which are dissolved in acids or bases, acids और bases। किन ओर्स के लिए करते हैं, जो एसिड या बेस के अंदर डिजॉल्व होते हैं। फॉर दोज ओर्स विच आर डिजॉल्व इन एसिड्स आर बेसिस, वो अयस्क जो अम्ल या क्षार में घुलनशील होते हैं उनके लिए हम केमिकल सेपरेशन या लीचिंग यूज करते हैं, केमिकल सेपरेशन या लीचिंग यूज करते हैं। ठीक, तो जो और डिसॉल्व होते हैं एसिड और बेस में, और जिसमें मिली हुई इम्प्योरिटीज जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है, उसके लिए हम लीचिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। मैंने आपको एल्यूमिनियम के लिए बताया था लीचिंग, एल्यूमिनियम पढ़ा दिया मैंने आपको कहाँ पर, बोरॉन फैमिली के साथ। तो एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं लीचिंग, इन तीनों के लिए हम लीचिंग को यूज करते हैं। और इसमें सिल्वर और गोल्ड का जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन था उसको मैंने आपको डी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन के यूजेस के समय भी बताया है। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जितना रिकॉल करेंगे उतना अच्छा है। तो एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में यूज होता है लीचिंग। अब पहले बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड के बारे में। तो सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं विथ NaCN सॉल्यूशन, फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, NaCl सॉल्यूशन के साथ ये सॉल्युबल होकर के सॉल्युबल हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। विद NaCl सॉल्यूशन इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। NaCl के सॉल्यूशन के साथ ये NaCN सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन के साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं इसको, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस और साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, कभी कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस का यूज किसकी मेटलर्जी में करते हैं। तो इट इज इन मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। हाउ इट इज कैरी ऑन, अब आगे कैसे चलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। Ag2S को हम क्या करते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, AgCl with very very dilute solution of sodium cyanide, about
0.5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, तो ये बनाएगा NaAgCN whole twice complex. This is called sodium argentocyanide, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। फिर इस सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स के साथ Na2S भी बन रहा है। तो देन मेटल तो अब बाद में निकालना है हमको, पहला काम हमको ये करना है कि सल्फर का अरेंजमेंट करना है, नहीं तो ये वापस से रिएक्शन कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे, Na2S गेट ऑक्सीडाइज, Na2S को ऑक्सीडाइज करके इसको हम सल्फर को Na2SO4 के फॉर्म में रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ सल्फर, पहले सल्फर को रिमूव करेंगे, बिकॉज अगेन रिएक्ट कर सकता है वो सिल्वर के साथ, फिर से रिएक्ट कर सकता है सिल्वर के साथ, बिकॉज ऑफ हायर अफिनिटी विथ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का सल्फर के साथ बहुत हायर अफिनिटी होता है, एटमॉस्फेरिक सल्फर से भी कंबाइन कर लेता है। आपने देखा होगा कि जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े समय के बाद ब्लैक हो जाते हैं, उनको वॉश करना पड़ता है, तब वो फिर वापस अपने कलर में आएंगे, बट आफ्टर सम टाइम द प्रोसेस इज रिपीटेड, कुछ दिन के बाद वो प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाता है। उसके बाद देखें क्या काम करेंगे, इस सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स को NaAgCN whole twice complex, the sodium argentocyanide complex is treated with zinc because zinc is more reactive than silver and it is able to displace the silver from कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर, और ये मोल्टन स्टेट में सिल्वर को उसके कॉम्प्लेक्स से हटा सकता है, क्योंकि जिंक जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर reactive than silver, and now it forms Na2ZnCN whole 4 complex. This is called sodium zincosyanide. This is sodium argentocyanide. तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड से सोडियम जिंकोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है, सिल्वर यहां से बाहर आ गया है। ठीक है, तो दिस इज मैक-ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस एंड लीचिंग का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि केमिकली हम आगे जा रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग, इसको हम लीचिंग भी कहते हैं इसलिए। एंड दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। तो गोल्ड और एल्यूमिनियम में मैंने आपको सब पढ़ाया, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस, ऑल ऑफ देम आर द एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग, वो सभी लीचिंग का एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ देम आर द एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। एंड हाउ टू रिकवर द गोल्ड, गोल्ड की रिकवरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक बार हम लोग लिख लेते हैं। गोल्ड का मेटलर्जी, तो गोल्ड के कंपाउंड को हम सोडियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और O2 के साथ उसको ट्रीट करेंगे। तो पहले सोडियम साइनाइड के साथ डिसॉल्व करेंगे O2 और H2O, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, O2 और H2O के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज सोडियम डाइसाइनोओरेट 1, सोडियम डाइसाइनोओरेट 1, सोडियम डाइसाइनोओरेट 1, सोडियम डाइसाइनोओरेट 1 का कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे NaOH भी बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स में जब आप जिंक डालोगे तो वापस से गोल्ड को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन गोल्ड। तो इट इज अबाउट द लीचिंग एंड इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशंस। ये कंसंट्रेशन के सभी मेथड पे हमने बात किया, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉश स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंस पर बेस है। मैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन दैट वन ऑफ द ore containing magnetic property, and another one is non-magnetic like wolframite and stenite. Then we are talking about the froth flotation, preferential adsorption के
फिनोमिना पर बेस है। इट इज बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, और उसमें जो केमिकल यूज हुए हैं उनको ध्यान रखना है। एंड फाइनली लीचिंग फॉर those ores which are dissolved in acid or bases and impurities containing by the ore is insoluble. Okay, and now in the next lecture we are going to discuss some more process. अगले lecture में हम लोग और process के बारे में बात करेंगे।